बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया कि फ़ोर्स ना हो तो क्या होता है। सेकंड लॉ में हमने डिस्कस किया कि फ़ोर्स अप्लाई करें तो क्या होता है। और थर्ड लॉ कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है क्या वो भी कुछ करती है या नहीं। इनफैक्ट हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसका एक ग्लिम्प्स देख लिया था, इसका हमने एक असर देख लिया था। हमने कहा कि वो बॉडी अपने आप को उसी स्टेट में रखने की कोशिश करती है। तो अब जब रखने की कोशिश करती है तो कुछ ना कुछ तो उस बॉडी को भी करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बच्चे को उसके बिस्तर से निकालना चाहता हूँ तो अब मैं जब उसको खींचता हूँ तो क्या वो खींचा चला जाता है या वो ख़ुद को रोकने की कुछ कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि वो बच्चा भी कोशिश करता है कि नहीं मुझे छोड़ दें। अब वो जो भी तरीका हो, जो भी उससे बन पड़े, उसकी कोशिश ये होती है कि जो मैंने उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है उसका वो कोई रिएक्शन शो करे। बस इसी सादा सी बात को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। स्टेटमेंट इसकी बहुत सिंपल है। फॉर एवरी एक्शन, every action mean when the force acts on a body, for every action there is a reaction. अब यानी अगर फर्स्ट बॉडी ने एक एक्शन किया है तो जिस बॉडी के ऊपर एक्शन किया जा रहा है वो भी तो कुछ करेगी। वो जो कुछ करेगी, हमने जो किया वो था एक्शन, वो बॉडी जो करेगी उसको हम कहेंगे रिएक्शन। अब फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। बात सिर्फ इतनी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी ये जो एक्शन है और रिएक्शन है इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। फर्क क्या होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस चीज़ के ऊपर, यानी डेफिनेटली कोई चीज़ है जो यहाँ पे इसको जाके हिट करेगी, इसको टच करेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट, ये उसको जो फोर्स लगाने वाले एजेंट है उसको वापस करेगी। अब आप देख सकते हैं, मैं इनको अलहदा से बना देता हूँ कि अगर एक फोर्स यूँ है तो दूसरी फोर्स एग्जैक्टली यूँ होगी। इंशाल्लाह हम वेक्टर्स में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो लाइन है इनकी लेंथ क्या शो करती है, एरोज़ जो हैं वो उनसे क्या मतलब होता है बाहर। तो और यहाँ पे हमने उस तफसील में तो जाना नहीं है। अब यहाँ पे ये जो एक्शन वाली फोर्स है, नेचुरली कोई ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा हाथ जो है वो एक एक्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स लगा रहा हूँ। अब बोर्ड भी क्या मेरे हाथ पे कोई फोर्स लगा रहा है या नहीं, तो उसका पता मुझे बड़ी आसानी से चल सकता है। अगर आप अपने हाथ को इसके ऊपर काफ़ी देर प्रेस रखें तो आपके नाखूनों का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, कुछ पिंकिश होना शुरू हो जाएंगे, या आपकी उंगलियों पे कुछ निशानात बनना शुरू हो जाएंगे जो जाहिर ये करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस सेकेंड बॉडी इज़ आल्सो एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि फ़िज़िक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। और सिर्फ एक रीबटल के लिए, आपको रिवीजन के लिए, कि समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। और अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम कहते हैं ये जो आने वाला ऑब्जेक्ट है दिस इज़ ऑब्जेक्ट ए। यानी मैं ये कहूँगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा हाथ जो है, या आई माई सेल्फ इज ऑब्जेक्ट ए।
और ये जो बोर्ड है जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, तो इसको हम बी कह देते हैं। अब ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे एक फोर्स लगा रहा है, तो मैं कहता हूं एफ ए बी। ये जो सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आपने नीचे लिखा है, यानी कि फोर्स लगाई जा रही है ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, ये बिल्कुल इक्वल होगी फोर्स के जो ऑब्जेक्ट बी लगाएगा ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता। यानी ये जो फोर्स है ए से बी पे है, ये जो फोर्स है बी से ए पे है, लेकिन हमने कहा फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो तो हमें इक्वल साइन ने बता दिया। अब अपोजिट इन डायरेक्शन वो कहां से पता लगे, उसके लिए हमने इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दिया। सो दिस फॉर्म एंड डियर स्टूडेंट, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अगर ये आपको छोटे बड़े नज़र आ रहे हैं तो इसमें मेरी कमज़ोरी है, इसमें फोर्स की कमज़ोरी नहीं है, फोर्सेस विल रिमेन सेम। सो यहाँ पे हमें ये जो चीज़ मिल रही है, अब ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो एक्शन रिएक्शन लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना पॉपुलर है कि अगर आप बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल बच्चों के लेवल पे ले जाएं, छोटे बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आप तेज़ी से स्विमिंग करेंगे, हाथ को तेज़ी से चलाएंगे, तो आप यानी जितना फोर्स मैं पीछे लगाऊंगा उतना पानी में ऊपर फोर्स लगाएगा, एज अ रिज़ल्ट मेरी स्विमिंग स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह जहाज़ जो है उनसे अगर आप देखें तो आमतौर पे दिन में तो मुश्किल से नज़र आता है, लेकिन अगर आप जेट इंजन्स को रात के वक्त रनवे के ऊपर भागते हुए देखें तो उसकी टेल से आपको एक फ्लेम निकलता हुआ नज़र आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आप ज़रूर देखिए, यूट्यूब के ऊपर आपको उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी कि जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसकी टेल से बहुत तेज़ जलता हुआ फ्लेम, हॉट गैसेस जो होती हैं वो निकल रही होती हैं, वो गैसेस पीछे की तरफ जाती हैं, एज अ रिज़ल्ट वो जो जहाज़ है उसको फॉरवर्ड में पुश मिलता है। सो इस तरीके से हमें जहाज़ में उसमें नज़र आता है। ये भी ज़हन में रखिएगा कि जब एक जहाज़ टेक ऑफ करता है तो ये नहीं होता कि वो जो पुश है डाउनवर्ड होता है, बल्कि उसके फ्लैप्स होते हैं जो उसको जैसे ही फ्लैप्स के ऊपर जब ये जहाज़ सामने से आने वाली हवा टकराती है तो ये हवा उस फ्लैप्स को अप या डाउन जिस पोजीशन में उसको पायलट एडजस्ट करता है उसी के मुताबिक। सो एक्शन रिएक्शन हमें यहाँ भी मिलता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें जो मिलती है एक्शन रिएक्शन में, जिसको हम आम तौर पर कंसिडर नहीं करते, ये कोई सीलिंग है, कोई छत है और उसके साथ कोई रस्सी यूँ सस्पेंडेड है। अब इसके साथ कोई वेट बंधा हुआ नहीं है, कोई ईंट कोई चीज़ हमने इसके साथ अटैच नहीं है, तो लगभग रस्सी आपको वो ट्विस्टेड फॉर्म में नज़र आ जाएगी। इसी रस्सी के साथ अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट, कोई 8-10 किलो ऑब्जेक्ट आप इसके साथ सस्पेंड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये रस्सी अगर इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर है, जिसको हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, आने वाले चैप्टर्स हैं मैटर में हम डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस और स्ट्रेंथ वगैरह में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। एनीवे, यही रस्सी जो पहले यूं ट्विस्टेड फॉर्म में थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, बड़ी लूज सी थी, अब जब आप इस रस्सी को खींचेंगे तो ये आपको थोड़ी तनी हुई नजर आएगी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेंशन। और इस रस्सी को हम वायर भी कह सकते हैं, रोप भी कह सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वर्ड विच वी यूज इज स्ट्रिंग। तो हम कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। अब वेट जो इसका है, दिस इज अ फोर्स, दिस इज एन एक्शन, सो एक्शन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। उस एक्शन के नतीजे में एक रिएक्शनल फोर्स, अब हमने अभी बात की कि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो इफ द एक्शन विच इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज इन डाउनवर्ड, नेचुरली the reaction must be in upward direction which we represent with capital T. अब इतना लंबा चौड़ा बार बार क्या हम लिखेंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग टेंशन, so what we do, we simply write a T
which shows that the tension is in upward direction. This is another example of the action reaction force. अब ये हमें इस सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये फोर्सेस दोनों इक्वल नज़र आती हैं और उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई दैट वाज अ रिएक्शनल फोर्स. हम जब वॉक करते हैं, जब हम हरकत करते हैं, तो हमारे जो पाँव हैं, हमारे जो सोल है, फुट है या जो जूता हमने पहना हुआ है, उसका सोल ज़मीन के साथ जाके कुछ कांटेक्ट बनाता है और फ्रिक्शन जो हमारे अगले टॉपिक्स में आने वाला है, इंशाल्लाह हम उसको ऊपर डिटेल में बात करेंगे. हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं पीछे, लेकिन वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं इंटरलॉकिंग के रिजल्ट में बनती है कुछ यूं. तो जब मैं इसको यूं फोर्स करता हूं तो ये दूसरी फोर्स जो ज़मीन की है वो उसको यूं, एज अ रिज़ल्ट ये आप देख सकते हैं कि जो पाँव है जब वो ज़मीन पे पड़ता है, हम पाँव को ज़मीन पे रख के जब पीछे की तरफ पुश करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश करती है और यूं हम चल सकते हैं. अगर रिएक्शनल फोर्स मिसिंग हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो चल नहीं पाते हैं और स्लिप होके धड़ाम से गिर जाते हैं और यही काम हमारा कीचड़ में होता है. तो जब हमने फ्रिक्शन को कम करना होता है तो फिर हम कुछ और मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं. बट ऑल दीज आर द एक्शन रिएक्शन forces. So the Newton's third law of motion is very simple. Simply जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स लगाने को हम एक्शन कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन द फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी वन, वो कोई भी बॉडी हो सकती है, वो जहाज़ का एग्जॉस्ट भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं. देयर इज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मैथमेटिकली हम इसको याद रखिएगा. मैं आपसे बारहा ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह आपको नोट्स में ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी. हमारे पास यहाँ पे वक्त भी कम होती है और जगह भी कम होती है, तो हम इस वजह से चीज़ों को कोशिश करते हैं कि जितना ब्रीफ रखें, थोड़ा सा आप इसके साथ हेडिंग्स दे सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स वगैरह, सो दैट आपका जो एग्जामिनर है उसको एक शेप में आपका आंसर मिले. उसके लिए भी चेकिंग आसान होगी, आपके लिए लिखना आसान होगा और इसी चीज़ को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं. सो The mathematical form is that when the force A, याद रखिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, F12 is equal to F21. सबस्क्रिप्ट में ये 12 का मतलब हरगिज 12 नहीं है और ना ही ये 21 है. This is the force exerted by body 1 on body 2 and here we mean the force exerted by body 2 on body 1. Both the forces are equal, opposite in direction. That's all about our third law of motion. Very simple. आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, उसमें naturally there is always room for improvement. We learn a lot from our students. So आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो हमें अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. So wishing you best of luck and waiting for your comments. Thanks.